हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट का कॉमर्स का 2021 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें मैं 9 लेक्चर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं एंड दिस इज माय 10th लेक्चर वीडियो। ये मेरा 10वां लेक्चर वीडियो है। तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी से हम आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28, 27 तक हम लोग पिछले लेक्चर वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हमें क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इन चारों में से कौन सा करेक्ट है, आपको ये बताना है। तो आप जरा ये चारों जो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, आप जरा आप इन्हें देखिए तो आप देखेंगे कि दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है किस चीज का, पीई का। एंड व्हाट इज पीई? पीई इज द प्रोबेबल एरर। ठीक है, पीई क्या है? पीई इज द प्रोबेबल एरर ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। पीई क्या है? प्रोबेबल एरर ऑफ कोरिलेशन। ये जो स्मॉल आर है वो क्या है? कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक, इसके चार फॉर्मूले दिए गए हैं। 0.6475, 1 - r² बाई अंडर रूट 9 अंडर रूट n। ठीक, और ऐसे करके ये चार फॉर्मूले आपको दिए गए हैं। एक बार वीडियो को पॉज करके चारों फॉर्मूले रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप तब दे पाएंगे जब आपको पता होगा कि प्रोबेबल एरर क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या है। अगर ये पता है तो इसका आंसर कर लेंगे। ठीक, अच्छा वैसे बता दूं कि स्टैटिस्टिक की सेपरेट प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे है, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में अबाउट कोरिलेशन कोफिशिएंट, आर कोरिलेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट, ये सब बहुत डिटेल में पढ़ाया है। और वहां पे मैंने प्रोबेबल एरर का भी जिक्र किया है। ठीक है, तो अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप वहां से देख सकते हैं। बाकी जितना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितनी इंफॉर्मेशन की जरूरत है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। आप देखिएगा, खुद ही क्वेश्चन कर लेंगे। तो प्रोबेबल एरर सबसे पहले होता क्या है, देखिए वर्ड क्या है, पीई क्या है? प्रोबेबल। प्रोबेबल एरर, प्रोबेबल मतलब क्या होता है? संभावित। ठीक है, प्रोबेबल मतलब क्या होता है? संभावित एरर। ठीक है, तो प्रोबेबल एरर ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये जो पीई यानी प्रोबेबल एरर ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये होता क्या है? इट हेल्प इन डिटरमाइनिंग द एक्यूरेसी। ठीक है, इट हेल्प इन डिटरमाइनिंग द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द वैल्यू ऑफ आर। ये जो आर की वैल्यू निकल के आई है, ठीक है, आप आर की जो वैल्यू निकालते हैं, ये जो वैल्यू है ये कितना ज्यादा एक्यूरेट है और कितना ज्यादा रिलायबल है, इस पे कितना भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, ये फाइंड आउट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबल एरर। तो प्रोबेबल एरर हेल्प इन डिटरमाइनिंग द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट। ठीक है, डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन रैंडम सैम्पलिंग। ठीक, ये जो पी की वैल्यू में क्या किया जाता है, ये जो प्रोबेबल एरर है निकाला कैसे जाता है? ये जो प्रोबेबल एरर की वैल्यू है इसको ऐड किया जाता है एंड सब्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम आर। देखिए इसको रो कहा जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रो, आर एच ओ, रो। ठीक है, ये जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है इसमें प्रोबेबल एरर की वैल्यू को प्लस किया जाता है एंड माइनस किया जाता है। प्रोबेबल एरर जो कोरिलेशन कोफिशिएंट का है इसको माइनस किया जाता है एंड प्लस किया जाता है। इससे क्या होता है? एक रेंज निकल के आता है। ठीक है, और ये जो कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो वैल्यू है उस रेंज में लाई करती है। ठीक है, एक अपर लिमिट लोअर लिमिट निकल के आती है। ठीक है, जैसे अगर ये नंबर लाइन है तो ये क्या है? आर प्लस पीई। ठीक है, और ये क्या निकल के आया? आर माइनस पीई, कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू में। ठीक है, पीई की वैल्यू को ऐड किया जाता है एंड सब्सट्रैक्ट किया जाता है, जिससे क्या निकलता है? एक अपर लिमिट यू एल, अपर लिमिट, और क्या निकलता है? लोअर लिमिट रिस्पेक्टफुली। ठीक है, दोनों निकलती है, जिससे क्या होता है? ये पता चलता है कि जो आर की वैल्यू है किस रेंज में लाई करती है। तो दिस इज प्रोबेबल एरर, इसी को प्रोबेबल एरर कहते हैं। और प्रोबेबल एरर की फॉर्मूले की बात करूं तो प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला होता है दिस इज इक्वल्स टू 0.6745। ठीक है, 1 - r², जहाँ पे r क्या है? कोरिलेशन कोफिशिएंट, दिस डिवाइडेड बाय अंडर रूट n। इसमें n क्या है? n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबल एरर, ये प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे आंसर क्या है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक, ये प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला क्या है और प्रोबेबल एरर का सिग्निफिकेंस क्या है कि प्रोबेबल एरर की हेल्प से हम क्या करते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द वैल्यू ऑफ आर। कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी रिलायबल है, कितना एक्यूरेट है, ठीक है, डिपेंड करता है रैंडम सैम्पलिंग पे, तो वो हम फाइंड आउट करते हैं। और प्रोबेबल एरर को क्या किया जाता है, आर की वैल्यू जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू में सम किया जाता है, प्लस किया जाता है, माइनस किया जाता है, जिससे क्या है एक रेंज निकल के आता है और इससे हमें पता चलता है अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, किस लिमिट के बीच में आर की वैल्यू लाई करती है। ठीक है, तो दिस इज प्रोबेबल एरर एंड दिस इज द फॉर्मूला। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले एक बात भी कहूंगी कि प्लीज अगर लेक्चर यूजफुल लगा करे तो लाइक करना मत भूला करिए। ठीक है, एक एक लेक्चर बनाने में बहुत मेहनत बहुत एफर्ट लगता है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी इज। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी के लिए क्या होती है, क्या वो ग्रेटर देन वन होती है, निगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है, जीरो होती है, क्या होती है। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पता है कि वो क्या होता है। ठीक, और आपको ये पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होता है। ये दोनों ही चीज मैं आपको बताऊंगी तो देखिएगा आंसर आप खुद ही बता देंगे। ठीक, तो वैसे तो मेरे चैनल पे मैं इकोनॉमिक्स की सेपरेट प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ जिसमें मैंने बहुत डिटेल में लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तीन टाइप की होती है, तो जिसमें क्रॉस इलास्टिसिटी, तो ये सब मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है अपने चैनल पे। ठीक है, तो और डिटेल चाहिए तो आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। तो चलिए आपको बता देती हूँ, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि क्रॉस इलास्टिसिटी, ये जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये होता क्या है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लिखती हूँ पहले। ये क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है, ये फॉर्मूला याद आ रहा है, मैंने अपने चैनल पे जो वीडियो है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे उसमें ये फॉर्मूला डिस्कस किया है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी कहिए चाहे क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहिए। ठीक है, तो ये क्या मेजर करता है, इट मेजर्स द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, इट मेजर्स, ये जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या मेजर करता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड, ठीक है, टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द अनदर गुड। यानी एक गुड की अगर प्राइस में चेंज आ रहा है, ठीक है, कोई गुड वन है उसकी प्राइस में अगर चेंज आ रहा है तो गुड सेकंड की क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आएगा ये हम मेजर करते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। ठीक, एक बार फिर से बोलूं, कोई गुड, यहाँ पे देखिए एक्स और वाई मैंने क्या अलग अलग गुड्स को रिप्रेजेंट किया, चलिए वाई मैं कहती हूँ कि सपोज करिए कोई गुड वाई है उसकी अगर प्राइस में चेंज आ रहा है, उसकी प्राइस बढ़ रही है या घट रही है, उसकी प्राइस पे अगर चेंज आ रहा है तो जो एक्स गुड है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आएगा, वो बढ़ेगी या घटेगी, ये पता चलता है किससे, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। ठीक, अब ये अगर मैं गुड्स की बात करूँ तो गुड्स कई टाइप के होते हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, या फिर अनरिलेटेड गुड, कोई रिलेशन ही नहीं है, नो रिलेशन। ठीक है, हर टाइप के गुड्स होते हैं। पहले चलिए इस क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में पूछा गया है तो मैं पहले कॉम्प्लीमेंट्री बता देती हूँ। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, जैसे पेन, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, पेन एंड इंक। पेन क्या इंक के बिना चल जाएगी, अगर वो इंक पेन है, क्या वो पेन इंक के बिना चल पाएगी, नहीं चल पाएगी ना। इंक क्या करती है, पेन के यूज को कॉम्प्लीमेंट करती है। ठीक, बिना इंक के पेन बेकार है। ठीक है, ऐसी कार एंड पेट्रोल डीजल एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, अगर कार पेट्रोल से चल रही है तो पेट्रोल के बिना क्या है, कार अधूरी है, तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। ठीक, अब आप खुद सोच के बताइए कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में अगर प्राइस ऑफ पेट्रोल बढ़े, ठीक है, प्राइस ऑफ पेट्रोल बढ़े, सपोज करिए वाई जो है वो पेट्रोल है, अगर प्राइस ऑफ पेट्रोल बढ़े तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार ये कम होगी कि ज्यादा होगी। अगर पेट्रोल की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो कार लोग यूज करना क्या कर देंगे, कम करेंगे, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो एक कम हो जाएगा, तो एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, तो क्या है रिलेशनशिप इनके बीच में, इनके बीच में रिलेशनशिप है नेगेटिव। ठीक, सब्स्टिट्यूट गुड की बात करती हूँ। सब्स्टिट्यूट गुड का बहुत बढ़िया एग्जांपल है टी एंड कॉफी। सब्स्टिट्यूट गुड का बहुत बढ़िया एग्जांपल है टी एंड कॉफी। तो अगर प्राइस ऑफ कॉफी बढ़ जाए, ठीक है,
अब लेते हैं प्राइस ऑफ कॉफी अगर बढ़ जाए, कॉफी बहुत महंगी हो जाए, तो लोग क्या करेंगे, लोग टी पे शिफ्ट हो जाएंगे। ये दोनों सब्स्टिट्यूट गुड है, यानी एक की जगह दूसरा आप यूज कर सकते हैं। अगर प्राइस कॉफी की बहुत बढ़ जाए तो लोग क्या होंगे, टी पे शिफ्ट हो जाएंगे, यानी टी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, यानी इनके बीच में क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और इनके बीच में क्या है, निगेटिव। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या था, निगेटिव रिलेशनशिप। और अगर नो रिलेशनशिप, नो रिलेशनशिप का एग्जांपल क्या है कि सपोज करिए प्राइस ऑफ कार एंड डिमांड ऑफ क्लोथ। एक एग्जांपल ऐसे ही लिया है। अगर प्राइस ऑफ कार बढ़ेगी, कार की कीमत बढ़ेगी, तो क्लोथ की कीमत पे, कपड़े जो खरीदते हैं हम लोग, उसकी कीमत पे क्या असर पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। दे आर नॉट रिलेटेड गुड्स। ठीक है, तो इस तरीके से इसे समझा जाता है। तो अब मेरे ख्याल से आप आंसर बता सकते हैं, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड की बात हुई है। तो कॉम्प्लीमेंट्री यानी कार, पेट्रोल, इंक और पेन का एग्जाम्पल। तो एक की अगर प्राइस बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड क्या होती है, कम होती है। तो यानी क्या है, निगेटिवली रिलेटेड है। तो यानी क्या हुआ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब ये जो अगला क्वेश्चन है ये इनकम टैक्स से है। और जब मैंने इनकम टैक्स पढ़ाया था अपने चैनल पे, तो मैंने ये क्वेश्चन इवन पहले दूसरे लेक्चर में ही ये बहुत डिटेल में डिस्कस हुआ है। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू। आपको बताना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, या एक सही है दूसरा गलत है, दूसरा सही है पहला गलत है। ठीक है, तो ये आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। तो अब जरा सवाल ये आता है कि ये दोनों स्टेटमेंट है क्या, जरा इन्हें तो पढ़ लें, फिर जजमेंट देंगे ना कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, ये कंफ्यूज करने वाला है, ध्यान से पढ़िएगा। स्टेटमेंट क्या है कि एसएससी इज ऑलवेज अ पर्सन। जो एसएससी होता है वो हमेशा एक पर्सन होता है, बट अ पर्सन मे और मे नॉट बी एन एसएससी। ठीक, समझ में आया कि जो एसएससी होता है वो हमेशा एक पर्सन होता है, लेकिन हर पर्सन कोई जरूरी नहीं है, मे और मे नॉट बी क्या हो सकता है, एसएससी। ठीक, पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द टर्म पर्सन इंक्लूड, पर्सन में कौन कौन आता है। तो पर्सन में बता रहा है कि पर्सन में आता है इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन। तो ये सब पर्सन में आते हैं। तो आपको वही बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। ठीक, तो अगर मेरे चैनल पे जो इनकम टैक्स की सीरीज है, इनकम टैक्स की जो प्लेलिस्ट है, अगर आपने वो देखी है, तो पहले या दूसरे लेक्चर में ही मैंने बहुत डिटेल में इन दोनों ही स्टेटमेंट के बारे में बताया है वहां पे। ठीक है, मैंने बताया था कि सेक्शन 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, 1961 जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 के सेक्शन 2 में बताया गया है कि एसएससी कौन होता है। एसएससी जो है कौन होता है, एसएससी कौन है, एसएससी वो पर्सन है जिसको क्या किया जा रहा है, नाम क्या है, एसएससी। यानी वो पर्सन जिसको एसएस किया जा रहा है फॉर इनकम टैक्स पर्पस। ठीक है, तो एसएससी क्या है, वो पर्सन जिसपे इनकम टैक्स, जिसे इनकम टैक्स पे करना है। ठीक है, एसएससी वो पर्सन है बाय होम एनी टैक्स इज ड्यू या एनी टैक्स अमाउंट इज पेएबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट। एसएससी वो पर्सन है जिसपे कुछ भी इनकम टैक्स का अमाउंट ड्यू है, जिसे इनकम टैक्स पे करना है अंडर इनकम टैक्स एक्ट। ठीक, तो एसएससी क्या होता है, एसएससी हमेशा एक पर्सन होता है। ठीक है, एसएससी क्या होता है, हमेशा एक पर्सन होता है, लेकिन हर पर्सन एसएससी नहीं हो सकता है। अगर कोई पर्सन अर्न ही नहीं कर रहा है, ठीक है, या कोई छोटा बच्चा है या कोई भी पर्सन अगर अर्न ही नहीं कर रहा है, तो वो एसएससी नहीं है। एसएससी वो है जिसपे इनकम टैक्स लायबिलिटी बनती है, जिसे इनकम टैक्स पे करना होता है अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो एसएससी हमेशा एक पर्सन होता है, एसएससी हमेशा एक पर्सन होता है, लेकिन हर पर्सन कोई जरूरी नहीं है कि वो एसएससी हो। ठीक है, अगर वो नहीं अर्न कर रहा है, ठीक है, उस पर कोई इनकम टैक्स लायबिलिटी नहीं है, वो अर्न नहीं कर रहा है, तो ही इज नॉट एन एसएससी। ठीक, तो स्टेटमेंट वन तो सही है, क्योंकि इसमें यही बात कही गई है ना कि पर्सन, सॉरी, एसएससी एक पर्सन होता है, लेकिन हर पर्सन एसएससी कोई जरूरी नहीं है, मे और मे नॉट बी। ठीक है, तो वही बात है, अगर वो पर्सन अर्न नहीं कर रहा है तो वो एसएससी नहीं है। ठीक, तो स्टेटमेंट वन तो हमें समझ में आ गया कि ये सही है। अब स्टेटमेंट टू, तो स्टेटमेंट टू भी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2 में ही बताया गया है, कि सेक्शन 2 में बताया गया है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 2 में बताया गया है कि पर्सन कौन कौन होते हैं। तो पर्सन होता है इंडिविजुअल। ठीक है, पर्सन कौन कौन सा होता है,
मैं वैसे इस पे वीडियो बना चुकी हूँ, मुझे अभी याद आ रहा है, कुछ महीने पहले ही मैंने बनाया है। पर्सन कौन कौन होता है? इंडिविजुअल होता है, एचयूएफ होता है, कंपनी होता है, ठीक है, फर्म होता है, एसोसिएशन, एओपी जिसको कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है, लोकल अथॉरिटी होता है, आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन होता है। तो ये सब कौन होता है? ये सब होते हैं पर्सन, एज पर सेक्शन 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो पर्सन में ये सब आते हैं। तो यानी ये जो स्टेटमेंट सेकंड, इसमें यही बात तो कही गई है, तो यानी स्टेटमेंट सेकंड भी सही है। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए हैं कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो स्टेटमेंट, ये जो ऑप्शन ए है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है। ठीक। तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे दोनों ही चैनल, मेरा पहला चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास और दूसरा चैनल पूजा सिंह के नाम से है। दोनों ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।